गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर 7 था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका छठा लेक्चर होगा बच्चों। और देखिए आज का टॉपिक क्या है हम लोग का, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, यानी कि एक चालक तार है जो कि बिल्कुल सीधा है और लंबा है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु लिया गया है P और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग का यही टॉपिक है बच्चों आज का। और पहले आप लोग ये फिगर बना लीजिए और यहाँ पर जो हमने लिखा है, ठीक है, ये क्या है, तो फिगर में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है उन्हीं में से कुछ बातों को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको पहले आप लिख लीजिए अपना नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इसको समझेंगे, पहले आप इसे लिख लें क्योंकि हमें मतलब जो अपना बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है और हमें ये पूरा मिटाना पड़ेगा। तो नोट्स बनाने के लिए पहले आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे और फिर हम देखिए इसको पूरा फिर साफ करके आपको समझाएंगे एक एक बात। और बिल्कुल देखिएगा ये डेरिवेशन जो है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जो भी बात हम बताएं उसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल ये डेरिवेशन आपको देखिए बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रटने की जरूरत है। ठीक है, आप खुद से ही कर पाओगे, खुद से ही सोच पाओगे। हम सोचना सिखाएंगे बच्चों आपको कि डेरिवेशन करना है तो कैसे हमें सोचना है और कैसे उसे करना है बच्चों। ठीक है, चलिए और पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, माना Mn लंबाई का एक चालक तार है। ठीक है, तो देखिए ये M और ये N, तो Mn लंबाई का हमने चालक तार लिया जिसके लंबवत r दूरी पर, देखिए यहाँ से लंबवत जो है r दूरी पर, ये r दूरी देख रहे हैं, r दूरी पर एक बिंदु P है। इस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं आप I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए इसको इतना ही हमने लिखा है। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी इस चालक तार में छोटी सी लंबाई ली गई तार की dl, ठीक है, जो एक कोण बना रहा है कितना, थीटा बिंदु P के साथ। ठीक है, और यहाँ पर एक हमने क्या किया, एक लंब लिया CE, ठीक है, इसमें जो त्रिभुज CDP में, ठीक है, और ये त्रिभुज जो है CPD में, CPD का जो कोण है वो d फाई है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोण लिया फाई, तो आप चाहे तो ये सब लिख सकते हो। यहाँ पर हमने कोण लिया है अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पर माइनस का लिया है, तो आप ये सब भी आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उतने लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हैं खुद भी। ठीक है, जो दिख रहा है फिगर में वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सब चीज़ें समझाएंगे कि क्यों लिया हमने, कैसे लिया हमने। ठीक है बच्चों, और क्यों ऐसा फिगर जो है ये बनाया गया, ठीक है, एक चालक तार के लिए जिसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको लिख लें और फिर देखते हैं आगे। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको समझना। देखिए सबसे पहले आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी चालक तार के लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा नियम लगाना है, तो बायो-सैवर्ट के नियम। ठीक है, बायो-सैवर्ट ने जो नियम दिए थे, ठीक है, उनको लगाना है हमें, सबसे पहले उनका यूज करना है। तो भाई बायो-सैवर्ट के नियम से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था और वह फॉर्मूला क्या था बच्चों, dB बराबर
म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बायो सेवर्ट के नियम से ये फॉर्मूला जो है हम लोग को मिला था। ठीक है, थोड़ा सा बायो सेवर्ट के नियम की बात कर लेते पहले। बायो सेवर्ट का नियम किसके लिए था? कोई भी चालक तार लिए, ठीक है, वो कैसा भी आकृति का हो, इसलिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिया जा सकता है ताकि हम बायो सेवर्ट का नियम जो है वो किसी भी तरह के तार की आकृति के लिए हम ले सकें। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जो निकाला था एक छोटा सा तार का टुकड़ा लिया था जिसको हमने कहा था dl, और इससे किसी कोण पर हमने दूरी ली थी r जो कि थीटा कोण पर था, और यहाँ पर एक बिंदु था P जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप चाहे इधर ले लो चाहे आप इधर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अंतर आएगा किस बात का? तो बच्चों अंतर आएगा इधर चाहे इधर अगर आप ले रहे हो तो उसकी दिशा का। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। और दिशा आपको बताया था हमने कि किस तरह से ज्ञात करनी है, हमने थर्ड लेक्चर में आपको बताया था कि दिशा कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। ठीक है, और ध्यान रखिए एक बात और कि हम लोग जो है क्योंकि दिशा जैसे इस बोर्ड पर अगर देखें तो हम इस बोर्ड के इन दो बिंदुओं के लिए हम दिशा बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं? तो भाई इधर देखिए, थंब रूल लगाइए, थंब की ओर यानी कि करंट की ओर थंब रखेंगे और उसके देखेंगे हमारी उंगलियां किस तरफ मुड़ रही हैं। तो देखिए इधर अंदर की ओर, यानी कि इस तरफ जो करंट है वो कहाँ है बच्चों? अंदर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ होता है उसके लिए हम लोग क्रॉस का यूज करते हैं, और जो करंट जो है बच्चों बाहर की तरफ होता है उसके लिए हम लोग डॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बस दिशा बदल जाएगी, इधर हो जाएगा अंदर की ओर और इधर हो जाएगा बाहर की ओर, बस। ठीक है, इसका फर्क होगा, यानी कि यहाँ पर यानी कि ये एरो को देखें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ यानी कि आपकी ओर होगी, और इधर कैसी होगी? आपके अपोजिट होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि इस तरफ जाते हुए और ये इस तरफ आते हुए। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरफ ले चाहे हम इस तरफ ले, किसी भी साइड ले तार की अगर हम, और दूरी वही है तो, और एंगल भी वही है, तो सिर्फ और सिर्फ अंतर सिर्फ उसकी दिशा का होगा, बाकी किसी भी चीज का कोई अंतर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसी के नियम से हमने ये फॉर्मूला लिया था। तो यानी कि किसी भी तरह की आकृति हो तार की, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी आकृति हो, किसी भी तरह की आकृति हो, चाहे सीधा ही तार क्यों ना हो, तो छोटा सा टुकड़ा कहीं से भी अगर हम लेंगे बच्चों, छोटा सा टुकड़ा dl कहीं से भी लेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला यही लगाएंगे बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो आपको शुरुआत करनी है कि इस चालक तार में हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे dl, और छोटे से टुकड़े के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले जो समझ में आया उसको कर लेते हैं काम। देखिए एक एक बात हम जो है आपको समझाते चलेंगे कि क्यों ले रहे हैं और उसके आगे हमें क्या करना है, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी और कैसे ले रहे हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को समझने के लिए तो सबसे पहले जो हमने बताया आपको उसको उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से ठीक है, स्वल्पांश dl के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। अब देखिए हमें स्वल्पांश dl के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन किसके लिए? इस फिगर के लिए निकालनी है। लगाना बायो सेवर्ट का नियम है, लेकिन इस फिगर के लिए। तो इस फिगर के लिए जब लेंगे तो dv बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा,
μ0/4 जो कि एक कांस्टेंट है इनटू आई, क्योंकि करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, तो आई लेंगे। उसके छोटा सा हमने जो लिया वो क्या था dl, उसके साइन क्या लेंगे बच्चों एंगल साइन थीटा, और बट्टे क्या आर स्क्वायर ले लें। ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिगर को देखिए और इसको देखिए, क्या ये आर स्क्वायर ले लें। अपने बायो सेवर्ट के नियम से मिलाइएगा, यहां से हमने जहां पर डीएल लिया था वहां से दूरी ली थी हमने आर, और तब उस बिंदु के लिए हमने आर स्क्वायर लिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए आर कौन है, आर तो यहाँ से दूरी है, लेकिन डीएल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो दूरी लेंगे हम, तो इसके केंद्र से लेंगे ये, और ये दूरी हम कितनी ले सकते हैं बच्चों, तो ये दूरी हम ले सकते हैं x, कुछ भी मान लीजिए x y z कुछ भी ले लीजिए, तो हमने x ले लिया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर लेंगे। तो पहले बताइए कि ये बात क्लियर हो गई आपको कि x क्यों लिया हमने। भाई बायो सेवर्ट का नियम लगा रहे हैं, तो हमें जहां पर dl लेना है तो वहां से दूरी हमें क्या लेनी है, वहां से दूरी हमें लेनी है x। ठीक है, मतलब वहां से जो भी दूरी हो, दूरी को हम जिससे मन उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x y z। बाकी न्यूमेरिकल जब आएगा तब तो हमें दूरी दी जाएगी, तो जो भी दूरी दी जाएगी उसका मान हमें रखना है। हमें इसके नोटेशन से, इसके रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि हम लोग का जो है एजम्पशन है, हम लोग ने जो माना है वो है ये r, चाहे x चाहे y चाहे y z, जो मन आप ले लो। ठीक है, क्योंकि r हमने यहाँ से दूरी ले ली जो एक्चुअल दूरी है, जिसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे, यहाँ तक तो बात क्लियर है। पहले चलिए ये क्लियर है, ये फॉर्मूला हमने क्यों लिया, कहाँ से आया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जी ने यहाँ पे डीएल क्यों लिया, यहाँ पर क्यों नहीं ले लिया, है ना बच्चों। हो सकता है आपके मन में आ जाए कि जिस तरह से बायो सेवर्ट के नियम में हम लोग इस बिंदु से अगर दूरी लेते थे r, और यहाँ पर p के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, तो dl हम लेते थे इसके बीच में यहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ से हमको यहाँ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम यहाँ पर dl क्यों नहीं ले लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब आप अगर ऐसा करते हो, ठीक है, तो वापस आप बायो सेवर्ट के नियम पर पहुंच जाते हो, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि आप एक पर्टिकुलर एंगल के लिए आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर एंगल के लिए, और ये दिखा रहा है यहाँ पर कि सिर्फ इसका प्रभाव पड़ेगा इस पर, इस बिंदु पर। ठीक है, इस पूरे तार का नहीं, क्योंकि तार पर अगर आप देखो ध्यान से बच्चों एक बात, कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे दूरी बढ़ती जा रही है, और दूरी बढ़ेगी तो आप सीधा सा समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा है, इसके कारण इस बिंदु P पर जितना चुंबकीय प्रभाव होगा, क्या यहाँ का जो टुकड़ा होगा तार का, क्या उसके द्वारा भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। पहले सोचिएगा बच्चों कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो छोटा सा टुकड़ा हमने लिया और यहाँ पर जो छोटा सा टुकड़ा लिया, क्या दोनों के द्वारा समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर है, दोनों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान। अगर आप ध्यान से देखिए तो नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी दूरी अलग है और इसकी दूरी अलग है। और जैसा कि हम बायो सेवर्ट के नियम से जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो भी उसके वर्ग के। ठीक है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी बच्चों। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं लिए। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेते तो वो एक खास बिंदु पर और सिर्फ खास लंबाई के लिए हो जाता, लेकिन हमको पूरे तार के लिए चाहिए बच्चों। यानी कि हमें यहाँ के द्वारा जो इस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसके बाद यहाँ पर जो है, यानी कि मान लीजिए हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको बताते हैं सिंपल वे में। देखिए
मान लीजिए ये चालक तार था इतना लंबा और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दी थी। तो हम जो करने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करने जा रहे हैं, इतने छोटे से हिस्से के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है इसके लिए भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। फिर इसी तरह से यहाँ तक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से यहाँ तक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ से यहाँ तक के लिए चुंबकीय क्षेत्र। और सबको जब जोड़ेंगे यानी कि इस यहाँ इतने छोटे तार के लिए, 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 इतने छोटे तार के लिए और इतने छोटे तार के लिए और इतने छोटे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी सबकी अलग अलग होगी, ठीक है, क्योंकि सबकी दूरियां क्या है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर टोटल कितना है चुंबकीय क्षेत्र वो हमें ज्ञात करना है। तो उसी के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल भी बदल रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एंगल क्या है 90 है, लेकिन यहाँ पर एंगल कुछ और है, यहाँ पर एंगल कुछ और है और यहाँ पर एंगल कुछ और है। और जैसा कि हम लोग बायो-सैवर्ट के नियम से जानते हैं कि जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एंगल पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है, और एंगल बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बदलेगी, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पर ये अलग अलग जो हिस्से हैं, मान लीजिए पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पांचवा हिस्सा, ये छठा हिस्सा, ये सातवां हिस्सा, टोटल यहाँ पे 7 हिस्से लिए हमने। तो सातों हिस्सों के लिए हमें क्या करना है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो टोटल निकालनी है, ठीक है। लेकिन अगर सबका अलग अलग देखें तो सबकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होगी कि एक समान होगी और उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। तो सबके लिए अलग अलग निकालना फिर जोड़ना, ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि एक अलग दूरी पर ले लेते हैं, ठीक है, जहां से एंगल भी वेरिएबल हो और हमारा जो है ये छोटा सा डीएल है, ठीक है, वो एक अलग एंगल पर हो, ठीक है। और इसी एंगल की मदद से हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि एंगल अगर पता रहेगा, बच्चों ध्यान देना कि एंगल पता रहेगा तो एंगल भी जो है तार की लंबाई को बताता है। अब ये भी बात समझिए किस तरह से एंगल जो है तार की लंबाई को बताएगा। देखिए हमने ये तार का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, यहाँ पर एक बिंदु लिया, इसके और इसके बीच एंगल बताइएगा, ठीक है। वही हमने इस तार का एक बड़ा सा हिस्सा लिया, उतनी दूरी पर रखे बच्चों, और अब देखिए एंगल बदल गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल में मान लीजिए θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 जो है छोटा है θ2 से, तो लंबाई भी जो है ये L1 थी और दूसरी लंबाई क्या थी L2, तो L1 भी तो छोटा है L2 से, यानी कि थीटा भी लंबाई को प्रदर्शित करता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो अब उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर डीएल क्यों नहीं लिया, यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं कि वो एक जनरल फॉर्मूला निकाल के देगा और वो जनरल फॉर्मूला के द्वारा हम किसी भी एंगल पर और किसी भी लंबाई के चालक तार के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लेते तो 90 डिग्री आ जाता और हमारा एंगल जो है वो गायब हो जाता, फिर एंगल गायब हो जाता, फिर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको 2-3 बातें क्लियर हो गई होंगी कि भाई यहाँ पर हमने ये डीएल क्यों लिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिया, ठीक है, ये दूरी x कैसे ले ली, ये सब क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक बात हम आपको समझा देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। अब देखिए ये तो बात हो गई कि बायो-सैवर्ट के नियम से स्वल्पांश डीएल के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटे x स्क्वायर, ठीक है। और ये थीटा कौन सा है, अब ये थीटा की बात करें तो ये थीटा देखिए यहाँ पर बना थीटा, देखिए हमने यहाँ पर बनाया है। अब कहोगे सर थीटा तो बनता है यहाँ पर, यानी कि जो लंबाई वाला जो हमने पोर्शन लिया है इस लंबाई वाले में जो है यहाँ पर थीटा बनता है। तो बच्चों ये छोटा सा एक टुकड़ा है, तो छोटा सा टुकड़ा यानी कितना छोटा, देखो जितना बड़ा दिख रहा है बोर्ड पे उतना बड़ा भी नहीं ले रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा है तो इसके साथ यहाँ पर बनने वाला कोण और ये कोण लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे,
इसीलिए हमने यहीं पर इसको क्या कर दिया, थीटा मान लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जरा समझिएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर लंबाई को बता रहा है कौन, पहले बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा टुकड़ा था, एंगल डी फाई था, ये टुकड़ा कब बढ़ेगा अगर, यानी कि छोटा सा टुकड़ा था, देखिएगा समझिएगा, तो इसके लिए हमने एंगल लिया कितना, डी फाई। ठीक है, यही तार बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, यानी कि कौन सा एंगल बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा। ये तार बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, कौन सा एंगल बढ़ेगा, तो फाई बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि फाई जो है यहाँ पर जो हमने लिया है ये एक वेरिएबल एंगल है। कैसा एंगल है, वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है कि इस डीएल और इस साइन थीटा को, क्योंकि थीटा तो सब जगह बदल रहा है और उसी के अनुसार ये फाई भी सब जगह बदल रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा को रिप्लेस कर देंगे इस फाई से। ठीक है, इस थीटा को, यानी कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है थीटा, उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं किससे, उसको फाई से रिप्लेस करने जा रहे हैं। क्यों रिप्लेस करेंगे, आपको समझ में आएगा आगे। देखिए पहले कैसे रिप्लेस करते हैं इसको पहले समझिए। ठीक है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, तो भाई हम यहाँ पर देखेंगे, भाई हमको थीटा को रिप्लेस करना है फाई से, तो पहले डी फाई लेके आएंगे हम लोग, है ना। तो त्रिभुज सी पी डी से, तो त्रिभुज सी पी डी से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा त्रिभुज सी पी डी से। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लें जिसमें, क्योंकि हमको ये लंबाई पता है, देखिए ये एक्स जो हमने लिया है, ये एक्स, तो इसी के बराबर ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा जरा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये दूरी x हो गई, ये कोण थीटा है, तो ये कोण जो है क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये कोण थीटा है, तो ये भी थीटा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी थीटा बनेगा लगभग, और ये भी थीटा ही बनेगा, तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा सब थीटा ही है। ठीक है बच्चों, और ये दूरी सबकी लगभग x है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज CPD लेंगे, और त्रिभुज CPD में क्या करना है हम लोग को कि ये लंबाई यहाँ पर जो देख रहे हैं, ठीक है, ये लंबाई हम लोग को निकालनी है। हमें चाहिए क्या, पहले ध्यान से देखिएगा, हमको डीएल साइन थीटा को हटाना है। ठीक है, तो डीएल साइन थीटा जो है वो कहाँ पे, तो डीएल यहाँ पे है। ठीक है, और साइन थीटा कहाँ पे, यानी कि साइन थीटा बनेगा किसमें, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना, थीटा। ठीक है, देखते जाइएगा, यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज ले लें, CPD लेंगे, इसमें डीएल है यानी कि लंब, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा CP, क्योंकि इसके लिए ये कर्ण का काम करेगा। ठीक है, तो साइन का एंगल लेंगे, जिससे कि हमें चाहिए क्या, देखिएगा बच्चों ये है क्या एक्चुअली में, इस त्रिभुज में CPD में ये क्या है, तो देखिए डायरेक्टली जो है CPD से नहीं निकलेगा। पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसको निकालना होगा बच्चों। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमको पहले ये देखना है, एक मिनट बच्चों रुक जाइएगा, हमें यहाँ पर फाई को लेके आना है। तो फाई को कैसे ला सकते हैं, फाई तो है इसमें डी फाई, और डी फाई यहाँ पे है, तो इस CE का मान निकाल लेते हैं। तो CE बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि लंब और ये कोण हो गया, तो कोण और लंब। ठीक है, और ये
हमारे पास क्योंकि ये वाला तो पता नहीं, ये कर्ण पता है, तो लंब बटे कर्ण से लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज CPE से। तो त्रिभुज CPE से हो जाएगा साइन डी फाई बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है CE और बटे कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा x। तो ये हो गया CE बराबर x साइन डी फाई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया x साइन डी फाई। यहाँ पे CE बराबर x साइन डी फाई। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में क्या हो गया, इसमें भी अब हमको क्या चाहिए था, इस थीटा के साथ संबंध चाहिए था, नहीं। तो ये थीटा जो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, ये थीटा आप जो देख रहे हो इस थीटा के साथ संबंध चाहिए। इस थीटा से चलो कोई भी फिलहाल मतलब नहीं है, इस थीटा के साथ संबंध चाहिए। ठीक है, तो भाई ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण, तो लंब पता है, कर्ण पता है। ठीक है बच्चों, और एंगल पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दे, तो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना CE और बटे कर्ण कितना, तो कर्ण हमारा ये DL है। ठीक है बच्चों, ये कर्ण DL हो गया। तो CE बराबर क्या आ गया, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, एक ये पहले C निकाल लेते हैं। CE बराबर आ गया DL साइन थीटा। अब देखिए ये DL, देखिए हम लोग क्यों लिए थे बताए हम कि देखिए अब यहाँ पर ये भी CE है और ये भी CE है। तो एक काम करते हैं, दोनों को, इसको समीकरण, पहले तो इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से क्या आ जाएगा, दोनों CE है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो DL साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x साइन डी फाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, उठा करके समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो भाई समीकरण 1 से क्या हो गया, dV बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई, और DL साइन थीटा की जगह पे x साइन डी फाई बटे x स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ, x से x कट जाएगा। अब ये dV बराबर आ गया हमारा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई साइन डी फाई बटे x। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये साइन के साथ एक छोटा सा एंगल है, तो एंगल छोटा होने पर फंक्शन, ठीक है, किसका, साइन का, साइन या टेन का, दोनों बता दे रहे बच्चों, कभी भी ऐसा कर सकते हैं। तो फंक्शन गायब हो जाता है। ठीक है, गायब हो सकता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इग्नोर हो सकता है। तो अब क्या है, साइन को हम हटा देंगे। ठीक है, यानी कि यानी साइन डी फाई जो है किसके बराबर होगा, लगभग डी फाई के बराबर। तो इस तरह से dV बराबर हमारा आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी फाई बटे x। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना, इसको समीकरण कितना मान लें, समीकरण 4। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इतना लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा ये छोटा हो गया बच्चों। ठीक है, और देखिए डी फाई हमने बताया क्योंकि ये वेरिएबल है और हमें यही जो है जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे डी फाई भी बढ़ेगा। तो हम लोग आगे देखिए ये डी फाई के द्वारा ही हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को
इसके लिए टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना मिल जाएगी पी के लिए। तो पहले इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये तो आ गया हमारे पास, समीकरण 4 हो गया ये। अब हमें क्या है कि देखिए ये डी फाई, अब यहाँ पर देखिए कहोगे सर जी लंबाई तो गायब हो गया, डीएल गायब हो गया, लंबाई कहाँ से लेके आएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब ये डी फाई अकेले ही, पहले हमें दो चीजों की जरूरत थी, किसकी, डीएल की और थीटा की, दोनों की जरूरत थी। लेकिन अब क्या है कि डीएल गायब हो गया, डी फाई, यानी कि डी फाई अकेले ही क्या बता देगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये डी फाई अब अकेले ही एलिजिबल है लंबाई को बताने के लिए। हमें सिर्फ डी फाई अगर दिया जाए तो हम आराम से लंबाई जो है उसकी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई तार है, ये इस तरह से यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर हम कहें कि भाई 60 डिग्री का कोण चाहिए, तो सीधा सा मतलब है कि ये तार जो है उतनी दूरी पर ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। वही हमें मान लीजिए 75 डिग्री चाहिए, तो ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो इस तरह से देखिए ये एंगल क्या कर रहा है, इसकी लंबाई को बढ़ाता जा रहा है, अगर हम दूरी को क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं तब। ठीक है, तो चलिए, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर अब दो चीजों के बदले देखिए हम लोग डेरिवेशन निकालते हैं, इसलिए कि छोटा से छोटा मतलब कम से कम पैरामीटर्स हो उसमें, ताकि हम लोग फॉर्मूला पुट करें, ठीक है, वैल्यू पुट करें और फटाक से हमारा कैलकुलेशन हो जाए। डेरिवेशन करने का मतलब है फॉर्मूला निकालना, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब दो चीजों के बदले एक चीज आ चुकी है, यानी कि डीएल भी गायब हो गया, थीटा भी गायब हो गया, और दोनों के बदले डी फाई आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें मेन फॉर्मूले पर पहुंचना है। मेन फॉर्मूला ये नहीं है, मेन फॉर्मूला ये है कि किसी भी बिंदु से जो हमने आर दूरी ली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लिया है हमने, उसकी बात कर रहा। मान लो ऐसा कोई तार है, यहाँ से एक तार गया, तो मान लो ये बिंदु P यहाँ पर भी हो सकता है, या ये बिंदु P यहाँ पर भी हो सकता है, ये बिंदु P यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी, कहीं पर भी ये बिंदु P हो सकता है, लेकिन होगा कैसा, परपेंडिकुलर होगा उस वायर से। तो उसी के कैलकुलेशन के लिए हमको जो एक्चुअल दूरी लेनी है, वो कौन सी दूरी लेनी है, ये r वाली दूरी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, अब x को रिप्लेस करेंगे किससे, r से, यानी कि हमें x को हटाना है और किसको लेके आना है, r को लेके आना है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अब r के लिए काम। तो देखिए इसके लिए क्या करें, अब यहाँ पर देखिए कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो x और r के बीच संबंध को दिखा रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, x और r के बीच कौन सी चीज जो संबंध दिखा रही है। तो भाई अगर हम ये त्रिभुज देखें, CPO त्रिभुज देखें, ठीक है, तो त्रिभुज CPO में, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है हमको कि भाई ये आधार है और ये कर्ण है और ये लंब है। तो लंब से हमको तो कोई मतलब नहीं है, देखिए जरा यहाँ पे इस लंब के बारे में कुछ दिया गया, नहीं दिया गया, हमको दिया गया कर्ण के बारे में और आधार के बारे में, और कोण है हमारे पास फाई। तो हम क्या लें जिसमें लंब ना हो, मतलब आधार हो और कर्ण हो, तो कौन सा फॉर्मूला लें, कौन सा फंक्शन लें। तो बच्चों आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस फाई में, ठीक है, कॉस में। तो कॉस और एंगल कितना, फाई, तो कॉस फाई बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, तो r बटे x सीधा ले लेंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, r बटे कॉस फाई। ठीक है, ये आ गया। अब x का मान, इसको क्या करेंगे, समीकरण 4 माने हैं, तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 4 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये dv बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई कॉस, देखिए आई पहले डी फाई बटे एक्स बटे सॉरी आर बटे कॉस फाई। अब ये कॉस फाई पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो डी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई बटे आर। ठीक है, तो अब ये जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला जो
आप कहीं पर भी अगर तार का टुकड़ा लो, ठीक है, अब उसके लिए आप आराम से जो है उसके छोटे से टुकड़े के लिए आप क्या कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, लेकिन हमको भाई इस छोटे से टुकड़े के लिए नहीं चाहिए, हमको संपूर्ण तार के लिए चाहिए। तो अब लिखेंगे हम लोग संपूर्ण तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों। अब इसकी बात करते हैं संपूर्ण तार के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जहां पर भी डी लगा होता है यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को, और डिफरेंशिएशन को न्यूट्रलाइज करता है इंटीग्रेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन चीजों को छोटा बनाता है तो इंटीग्रेशन चीजों को बड़ा बनाता है। तो हमने छोटा सा हिस्सा लिया था तो डीएल लिया, अब इसको इसका बड़ा सा हिस्सा लेना है तो इसे हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तो ये अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिस तरह से डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी की चीजों को छोटा कर देता है, और उसी तरह से इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की चीजों को बड़ा कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, बड़ा कर देता है। तो ये अपनी अपनी मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनकी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनका हमें यूज करना होता है फिजिक्स में। तो अब यूज करना है तो क्या करेंगे, दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, अब दोनों ओर समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dv बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटे 4 पाई और i cos फाई डी फाई बटे r, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना, लिमिट भी लगाना है। तो भाई हमें यहाँ से यहाँ तक के चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ना, तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है, और अब बात ये आती है कि ये जो इसमें जो है इसमें लिमिट क्या लगाएंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, इसमें लिमिट जो है लगाना होगा क्या, कि ये यहाँ पर ये क्योंकि तो टोटल तार, अब टोटल तार की लंबाई को बताएगा कौन, ये एंगल बताएगा। अब देखिए एंगल कहाँ से कहाँ तक है, तो भाई ये जो P बिंदु है इसके नीचे -α1 है एंगल, और इसके ऊपर कितना है, प्लस का α2, तो इसकी लिमिट हो जाएगी -α1 से प्लस का α2, क्योंकि देखिए यही जो है वो बिंदु है, वो कोण है जो इसके सिरे को जो है जोड़ रहा है, और तार की जो दूरी पर बिंदु P है उससे नीचे बन रहा है ये कोण, और ये कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इसकी लिमिट टोटल जो हो गई वो -α1 से लेकर के α2 तक की हो गई। ठीक है, बात समझ आ रहा है, क्योंकि यही टोटल जो कोण है, टोटल कोण यही पूरी लंबाई को देखिए ये जो है लिए हुआ है। देखिए डी फाई जिस तरह से इतनी छोटी सी लंबाई को ले रखा था, फाई इतनी छोटी सी लंबाई को ले रखा था, तो ये पूरी लंबाई कितने में आ रही है भाई, P के नीचे -α1 तक एंगल में और P के ऊपर α2 तक के एंगल में। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, लिमिट -α1 से α2 ले लिया बच्चों। ठीक है, अब dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। अब भाई इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा हमेशा इंटीग्रेशन किसका होता है, जिसके साथ d लगा होता है। देखिए d के साथ कौन है, फाई, तो यहाँ पर cos फाई को हम अंदर रखेंगे इंटीग्रेशन के, बाकी चीजों को बाहर कर देते हैं, वो कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई बाहर हो गया, इंटू आई बटे आर भी बाहर हो गया। ठीक है, अंदर से बच गया -α1 से α2 प्लस का, और ये हो जाएगा अंदर बचेगा cos फाई डी फाई। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल आसान है। देखिए ये ऐसा नहीं समझिए कि इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको ये नहीं आएगा समझ में, ऐसा नहीं, जैसा हम करते जा रहे हैं वैसा आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन dx बराबर होता है x, इंटीग्रेशन dy बराबर होता है y, इंटीग्रेशन dA लिख दिया हमने तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, कि जिसके साथ भी d लगा है, जिसके साथ भी d लगा है, जिसके साथ भी d लगा है, तो उसका इंटीग्रेशन होने के बाद वो खुद हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। d क्योंकि किसको दिखाता है, छोटी सी मात्रा को, तो इंटीग्रेशन बड़ी सी मात्रा को, तो बड़ा और छोटा दोनों मल्टीप्लाई होकर के खत्म हो जाता है, और जो बचता है वही इंटीग्रेशन का मान है। तो ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, तो आपको ये ध्यान रखना है इंटीग्रेशन ऑफ dy हो या dx हो, उसका मान क्या आता है, x आता है।
तो उस तरह से इंटीग्रेशन डी बराबर क्या आ गया, बी आ गया। और इधर अब इंटीग्रेशन cos फाई की बात करें तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर होता है माइनस का नहीं बराबर साइन x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर होता है साइन x। तो ध्यान रखिएगा dx जब तक नहीं लगा रहेगा तब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो उस तरह से यहाँ पे डी फाई लगा हुआ है और किसका इंटीग्रेशन करना है, cos फाई का। तो cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन x आएगा, यानी कि साइन फाई आएगा। तो ये हो जाएगा बराबर का म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आई बट्टे आर, और ये इंटीग्रेशन करने के बाद आ गया cos का साइन फाई और लिमिट लगा देंगे माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इसको इतना पॉइंट जो है नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखिए कैसे जो है लिमिट लगाते हैं। बिल्कुल आसान है लगाना, बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ये फॉर्मूला रखना है कि cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है। ठीक है, चलिए तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि फाई की जगह पर इस लिमिट को रखेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले देखिए हमेशा पहले ऊपर वाला मान रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाला मान रखते हैं। तो ये जो है b बराबर, ये b बराबर आ रहा है, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आई बट्टे आर, और यहां से हो जाएगा कितना, साइन फाई। तो साइन फाई की जगह पे अल्फा 2 माइनस लगाएंगे और फिर साइन माइनस का अल्फा 1। ठीक है बच्चों, ले लिया हम लोगों ने। अब क्या होगा, ये म्यू नॉट बट्टे 4 पाई रहेगा इंटू आई बट्टे आर, ये साइन अल्फा 2 हो जाएगा, और माइनस, अब जब बताइएगा आपको बच्चों कि माइनस का यानी साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, ये होता है बच्चों। तो इसका यूज अगर यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा साइन अल्फा 1। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से देखिए साइन अल्फा 1 बन गया, इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनली, b बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आई बट्टे आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, और यही हमारा आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है, फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक लिख लेना है और देख लीजिए। अगर इसमें कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि हमने हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि कौन क्यों ले रहा है, कहाँ ले रहा है, कैसे ले रहा है। अब देखिए ये जो है ना फॉर्मूला जो आया, अब इस फॉर्मूले में क्या होगा कि जो भी यानी कि बिंदु P जहाँ दिया जाएगा तो बताया जाएगा वो कि उससे नीचे इतना एंगल है सिरा, और इसके ऊपर का सिरा जो इतने एंगल पर है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। यानी कि अलग अलग कंडीशन, अलग अलग मानों पर आप ये काम कर सकते हो। चलिए, तो अब जो है इसको आप पहले पॉइंट आउट कर लीजिए, और इसमें कुछ केस हम बताएंगे। लेकिन बच्चों केस जो है हम आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके जो अलग अलग केस हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछ लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहें।